चलो पीपल एवरीवन दिस साइड, वन मोर क्वेश्चन। क्या तुम्हें याद है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं उनमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी एक जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए, वो बाकी चार्जेस का प्रेजेंस उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन समझो, ऐसे तुम्हारे पास दो थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंसेंट्रिक शेल्स है। ये भी एक शेल है और इसके अंदर और एक शेल है। कंसेंट्रिक मतलब बोथ ऑफ देम आर शेयरिंग द सेम सेंटर। एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है। एक पे चार्ज q दिया हुआ है, दूसरे में चार्ज -q दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत? तो 3 पॉइंट्स इन्होंने डायग्राम में मार्क करके दिया है। ए पॉइंट जो कि पहले वाले शेल के अंदर है, बी पॉइंट जो पहले वाले शेल के बाहर है लेकिन सेकेंड वाले शेल के अंदर है, और जो सी पॉइंट है वो पहले वाला और सेकेंड दोनों के लिए बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट सी। डू अंडरस्टैंड दिस? तो तुम्हें ए वाले पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये निकालना पड़ेगा, बी वाले पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना पड़ेगा, और सी वाले पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? उसके बाद पूछा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बट हम प्राइमरीली ये निकालेंगे कि ई ए का वैल्यू क्या होगा, ई बी का वैल्यू क्या होगा और ई सी का वैल्यू क्या होगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? श्योर? इसको हम गॉस लॉ को भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, बट पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक, तो अगर पॉइंट ए पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पॉइंट ए पे, जनता ध्यान से सुनना, पॉइंट ए पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जनता सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट मेक अवर लाइफ सिंपल। लेट अस से इस डायरेक्शन को +x, इस डायरेक्शन को y, आई कैप ऐसा करके लिखता हूँ। ठीक है ना, आई कैप जे कैप में लिखूंगा ताकि साइन का कोई गड़बड़ी ना हो। पॉइंट ए पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाएगा तो कौन बनाएगा? देयर आर 2 चार्ज कॉन्फिगरेशंस जिनका कंट्रीब्यूशन हमें पकड़ना पड़ेगा टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। हो गया पहला शेल जिसमें चार्ज q है, और दूसरा शेल जिसमें चार्ज -q। ठीक है, अभी शेल के बारे में थोड़ा सोचते हैं। फॉरगेट अबाउट दिस। सोचो तुम्हारे पास कोई शेल है ऐसा जिसके सरफेस पे चार्ज है ना, ये केस हमने स्टडी किया था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है, नहीं होता। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग क्या मान सकते हैं? ऑल द चार्जेस कैन बी एज्यूम्ड टू बी एट द सेंटर। ये डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो क्या मैं इसको kq/r² लिख सकता हूँ? यही है ना रूल, शेल का तो यही है रूल, है ना? अभी बताओ पॉइंट ए अगर मैं शेल 1 पकड़ लूँ, शेल 2 पकड़ लूँ, सो पॉइंट ए पे शेल 1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? जवाब दो। शेल 1 के लिए पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? हाँ, जब तुम शेल 1 के बारे में सोचोगे, शेल 2 नहीं है तुम्हारे सामने, वैनिश कर दो शेल 2 को, सिर्फ शेल 1 के बारे में सोचो कि शेल 1 के लिए पॉइंट ए इज लोकेटेड इनसाइड द शेल, और इनसाइड द शेल को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, तो E1 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 0। अभी जब तुम E2 के बारे में सोचोगे, E2 मतलब बाहर वाले शेल के लिए पॉइंट ए में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो शेल 1 को भूल जाओ, है ना, बिकॉज वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। शेल 1 का प्रेजेंस शेल 2 के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। शेल 2 के लिए भी पॉइंट ए इज इनसाइड द शेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो इसको भी हमने 0 लिख दिया। सबको आया समझ में? सो ई ए का वैल्यू जो होगा, ई ए दैट इज एक्चुअली E1 प्लस, मतलब वेक्टर एडिशन अगर मैं लिखूं, ठीक है ना, रिजल्ट क्या निकल के आएगा जनता? इसका 0 निकल के आएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को? अभी पॉइंट बी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। पॉइंट बी में क्या होगा जनता? ध्यान से देखो, पॉइंट बी यहाँ पर लोकेटेड है। सबसे पहले हम किसके बारे में सोचेंगे? शेल 1। शेल 2 के बारे में भूल जाओ, देयर इज नो शेल 2 नाउ। शेल 1 के लिए जनता ध्यान से सुनना, शेल 1 E1 वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। शेल 1 के लिए क्या ये बी पॉइंट इस शेल के बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या मैं सारे q चार्ज को सेंटर पे मान सकता हूँ? सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3r/2। तो फील्ड कितना होगा? kq/ डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। सो हमने लिख दिया k कैपिटल Q, डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3r/2 द होल स्क्वायर। क्या मैं इसको आई कैप लिख सकता हूँ?
बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बोलो जनता। ओके, अभी अगर मैं E2 वेक्टर लिखना चाहूँ जो कि बाहर वाले शेल के लिए बी पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जवाब 0 निकल के आएगा, बिकॉज ये पॉइंट बाहर वाले शेल के अंदर पे लोकेटेड है और अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जस्ट नॉट डिस्कस किया है। समझ में आ रहा है? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? 0। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4kq, सही लिख रहा हूँ ना? 9I² R², क्या मैं इसको आई कैप लिख सकता हूँ? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही है कॉन्सेप्ट, यही चीज़ समझना तुम। अभी देखते हैं पॉइंट सी। पॉइंट सी को अगर हम देखते हैं जनता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट शेल, ये तो बहुत ही सिंपल है। पॉइंट सी इसके एक्सटर्नल पॉइंट है, सारे चार्ज को हम सेंटर पे मान सकते हैं। यहाँ से जनता यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? बोलो। के चार्ज कितना है? Q डिवाइडेड बाई व्हाट? 5R/2 द होल स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ जनता? क्या इसके आगे मैं एक आई कैप लगा सकता हूँ? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस तरह प्रोड्यूस होगा। -Q नेक्स्ट वाले के लिए भी पॉइंट सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और -Q के लिए यहाँ पर फील्ड ऐसा प्रोड्यूस होगा ही नहीं होगा। सो -Q के लिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, हम सारे चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं? मान सकते हैं, नहीं मान सकते? अगर सेंटर पे मानेंगे तो E2 वेक्टर का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, मैग्नीट्यूड लिखूंगा KQ, डिस्टेंस क्या होगा? सेंटर से वहाँ तक का डिस्टेंस फिर से क्या होगा? 5R/2 द होल स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए क्या मैं -I कैप दे सकता हूँ? क्या तुम्हें दिख रहा है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा? बिकॉज यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस, दैट इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, उसका जवाब क्या निकल के आएगा? 0, है ना? देखो मैथमेटिकली सबको तो दिख रहा है कि 0 है। क्या तुम्हें फील्ड चाहिए 0 क्यों है? हाँ, एक बार थोड़ा मैथमेटिक्स छोड़ के लॉजिकली सोचते हैं। इसका एक बार फील्ड लाइन डायग्राम बना के देखते हैं, जहाँ पर हमें पता है कि फील्ड लाइन्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज, है ना? और एक शेल पे, एक फ्री शेल पे सारे चार्जेस हमेशा कहाँ पर रहेंगे? आउटर मोस्ट सरफेस पे रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस शेल पे +Q चार्ज तुम्हें दिख रहा है, सारा +Q चार्ज कहाँ पर रहेगा? आउटर मोस्ट सरफेस पे रहेगा, नहीं रहेगा? तो यहाँ पर मैंने +Q को इस तरीके से बना दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर +Q है, क्या ये सरफेस इसको फेस कर रहा है? मैंने कहा था कि फेसिंग सरफेसेस पे इंडक्शन होता है। तो अगर यहाँ पर +Q है, डू यू रियलाइज कि इसके इनर सरफेस पे +Q कितने चार्ज को बुलाएगा? -Q। दैट मीन्स इसके बाद जो माइनस ही मिट चुका है, क्या तुम्हें याद है -Q था? तो सारा -Q तुम्हें कहाँ मिलेगा? इनर सरफेस में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? इनर सरफेस पे। हाँ या ना? तो ये बताओ, +Q से जितना भी फील्ड लाइन्स निकलेगा, सारा का सारा फील्ड लाइन्स जाके कहाँ पर एंड होगा? -Q पे। दैट मीन्स इसका फील्ड लाइन डायग्राम देखना है, +to माइनस, 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 ऐसा हो। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? अंदर से निकलेगा, खत्म कहाँ पर होगा? आउटर शेल की इनर सरफेस पे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा? 0। अंदर क्या फील्ड होगा? 0। देखो ये का भी वैल्यू क्या निकल के आया? 0। EC है ये, EC का भी वैल्यू क्या निकल के आया? 0। फील्ड कहाँ पर होगा? सिर्फ B पॉइंट पे होगा, इसलिए B पॉइंट पे हमें जवाब मिला है। उसका डायरेक्शन भी किधर है जनता? ध्यान से देखो, आई कैप की तरफ, इसलिए +I कैप आया। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? हाँ, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर तो ठीक है यार, असेंडिंग ऑर्डर मैंने मन से बना दिया। कर लोगे ना? दोनों का वैल्यूज क्या है? 0 0। EA = EC लेस देन EB।